हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत। साथियों, हमने पिछली क्लास में राजस्थान की नदियों को कंप्लीट किया था और हमने बात की थी कि हम अगली क्लास में इस टॉपिक से संबंधित जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जो आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की पिछले कुछ सालों में जो भर्ती परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं में जो नदी संबंधी टॉपिक से जो सवाल पूछे गए थे, हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे आज कि इस टॉपिक से, नदियों वाले टॉपिक से कौन कौन से पैटर्न के सवाल पूछे गए हैं। हम आज जो सवाल चर्चा करने जा रहे हैं, आप भी अपना मूल्यांकन उसके साथ साथ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे सवाल अपीयर होता है, आपको वीडियो को उस स्थान पर रोकना है। रोकने के बाद अपने कॉपी में आप उसका आंसर लिखें। आंसर लिखने के बाद जब मैं उसका सॉल्यूशन करूं तो आप अपने आंसर को उसके साथ मैच करें और वीडियो के अंत में आप अपने सभी सही उत्तर की जो संख्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप चेक करें कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है आप उसमें कितना कर पा रहे हैं, और जो सवाल गलत आपसे होता है तो आप उसके बारे में भी विचार करें कि यह सवाल किस तरह से गलत हुआ था। तो साथियों, आज की जो क्लास है उसमें हम राजस्थान की नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल पिछली कुछ भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अलग अलग पैटर्न के, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। चलिए साथियों, हमारे सामने पहला सवाल आ चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को रोकना है। रोककर आपको इन दोनों जो सवाल आपके सामने आए हैं, आपको इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट करना है। और अब देखते हैं हम जो पहला सवाल यहाँ दिया गया है। यह सवाल जो सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। सवाल था, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ हमारे पास एक तरफ नदी और एक तरफ उसकी सहायक नदियों के युग्म दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो नदी और सहायक नदियों का है, कौन सा युग्म इसमें से सही है। तो पहले की बात करते हैं हम। तो बनास नदी और सहायक नदी दी है बाणगंगा। तो बनास की कोई भी सहायक नदी बाणगंगा नदी नहीं है। बाणगंगा जो है यह सीधे यमुना नदी में मिलती है। यह राजस्थान की किसी और नदी में नहीं मिलती है। लूणी नदी और इसकी सहायक नदी के रूप में दिया यहाँ पर कोठारी नदी। तो कोठारी नदी जो है यह नदी बनास की सहायक नदी है। हमने पढ़ रखा है, दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और भीलवाड़ा में यह बनास नदी में मिल जाती है। तो यह युग्म भी इसमें गलत है। उसके बाद चंबल नदी और सुकड़ी नदी। तो सुकड़ी नदी जो है यह लूणी नदी की सहायक नदी है। हमने जब लूणी और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ी थी तब बात की थी कि सुकड़ी जो है जिसका उद्गम देसूरी की पहाड़ियों से होता है, जिस पर जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। तो यह सुकड़ी जो है लूणी की सहायक नदी है। तो यह युग्म भी गलत हो जाएगा। फिर माही नदी और जाखम नदी। तो जाखम जो है यह माही नदी तंत्र का हिस्सा है। हमने जब माही नदी पढ़ा था तो बात की थी कि सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, जो इन चार में से सही युग्म जो है वह हो जाएगा माही नदी और जाखम नदी। तो जो चौथा ऑप्शन इसमें है, यह चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया इन्होंने, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ हमारे पास चार युग्म दिए हैं। एक तरफ नदी दी है, दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल दिया है। तो हमें देखना है कि ये दोनों युग्म आपस में किस तरह से सुमेलित होते हैं। तो जो पहली नदी यहाँ पर दी इन्होंने, वह दी है बेड़स नदी। तो बेड़स नदी जो है इसका उद्गम होता है उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से, और उद्गम पर यह नदी जो है आयड़ के नाम से जानी जाती है। तो जो बेड़स नदी है इसका उद्गम कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ियों से। दूसरी जो नदी दी है यहाँ पर बाणगंगा। तो कल के जो वीडियो था हमारा, पिछला वीडियो, उसमें हमने बात की थी बाणगंगा नदी के बारे में। तो जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है।
और जिसे हम अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी या ताला नदी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद तीसरी नदी यहाँ दी है पार्वती। तो पार्वती जो चंबल की सहायक नदी है और इसका उद्गम विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश से हो रहा है। और अंतिम जो नदी यहाँ पर दी है बनास नदी। तो बनास नदी जिसका उद्गम राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से होता है। तो ये चारों नदियों का सही सुमेलित, एक तरफ नदी एक तरफ उद्गम। तो आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ गया है। सवाल यहाँ ये पूछा गया, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? कर सहायक 2018, सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम 2018, संगणक परीक्षा 2018 में यह सवाल पूछा गया था। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों, जब हमने राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ी थी और आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत जब गग्गर नदी की हमने बात की थी, तो गग्गर के बारे में हमने यह कहा था कि यह नदी प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में प्रवाहित होती है और गग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गग्गर नदी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद अगला जो सवाल आया है, सवाल ये पूछा गया, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो जब हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात की थी हमने, और उस पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने 4 भागों में विभाजित किया था। तो ये हमारा राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये अरावली पर्वतमाला, अरावली के पूर्व में ये जो क्षेत्र था यह पूर्वी मैदानी प्रदेश था। अब इसको हमने 4 नदी तंत्रों में या 4 नदी बेसिन में विभाजित किया था। तो इसका जो पहला भाग था यह था चंबल बेसिन। उसके बाद इसका दूसरा भाग जो था यह था बनास बेसिन। तीसरा भाग था माही बेसिन और चौथा भाग था बाणगंगा बेसिन। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारे है, तो बाणगंगा बेसिन पूर्वी मैदान में है, चंबल बेसिन भी है, माही बेसिन भी है, लेकिन जो लूणी बेसिन है यह पश्चिमी रेतीले मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो 4 में से जो सही ऑप्शन जो पूर्वी मैदानी भाग में नहीं है वो हो जाएगा लूणी बेसिन। लूणी बेसिन इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ अगला सवाल हमारे सामने है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह का हिस्सा नहीं है? तो इन 4 में से हमको वह नदी ढूंढनी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। तो बात करते हैं हम पहली सीप नदी की। तो सीप नदी जो है, हमने चंबल जो पढ़ा था तो बात की थी कि चंबल, बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट में है। तो सीप नदी चंबल में मिलती है, इसका मतलब यह बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। यहाँ पार्वती नदी दी है, तो पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। परवन नदी काली सिंध की सहायक है और काली सिंध नदी चंबल की सहायक है, तो ये नदी भी बंगाल की खाड़ी का ही अपवाह तंत्र है। लेकिन जो अनास नदी दी है, तो यह अनास नदी माही नदी की सहायक नदी है और यह अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ जो सवाल आया है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह का हिस्सा नहीं है, तो अनास नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी का हिस्सा नहीं है। तो ये जो सवाल है ये आपके सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था। उससे पहले जो सवाल था वह पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमारे सामने एक तरफ नदी और एक तरफ उसकी सहायक नदियों के युग्म दिए हैं। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2017 में यह सवाल पूछा गया था। यहाँ एक तरफ 4 नदियाँ दी है, एक तरफ 4 सहायक नदी दी है। हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं पहले युग्म की, तो यहाँ माही और उसकी एक सहायक नदी चाप का नाम दिया है। तो चाप जो है वह माही की सहायक नदी है।
फिर यहाँ परवन की बात की है तो परवन काली सिंध की सहायक नदी है। वाकल की बात यहाँ पर की है तो वाकल साबरमती की सहायक नदी है। लेकिन जो सागी नदी है वह बनास की सहायक नदी नहीं है, यह सागी लूणी नदी की सहायक नदी है। तो इन चार में से जो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बनास, और उसकी सहायक नदी के रूप में यहाँ जो सागी दिया है तो यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवा तंत्र का हिस्सा है। तो साथियों, हमने जब राजस्थान के अपवा तंत्र पढ़े थे तो तीनों ही अपवा तंत्र के अंतर्गत खारी नदी आई थी। हमने जब अरब सागरीय अपवा तंत्र पढ़ा था तब भी एक खारी नदी थी जो लूणी की सहायक नदी थी। आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत एक खारी नदी जो सांबर झील में गिरी थी तो वहाँ भी खारी नदी, और बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में भी बनास की एक सहायक नदी थी खारी। बनास, खारी और डाई का जो त्रिवेणी संगम है वह राजमहल टोंक में बन रहा था। अब यहाँ इन्होंने उद्गम के आधार पर दिया है। तो यदि हम बात करते हैं उद्गम की तो बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली, हमने जो आंतरिक प्रवाह की पड़ी थी खारी नदी तो जो सांबर झील में गिरी थी। फिर हमने बात की थी अरब सागर में, तो जो खारी नदी थी अरब सागरीय अपवा में उसका उद्गम हुआ था शेरगांव की पहाड़ियों से, सिरोही से। और जो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में है खारी नदी जो बनास की सहायक नदी है, उस खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल गांव की पहाड़ियों से, राजसमंद जिले से। तो यहाँ जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी है यह बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का हिस्सा होगी। प्रयोगशाला सहायक 2016 में यह एग्जाम पूछा गया था आपसे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल हमारे सामने आ गया है। इस सवाल में हमको दो सूचियां दी गई है। एक तरफ त्रिवेणी संगम के नाम दिए हैं, एक तरफ कुछ नदियों के नाम दिए हैं। तो हमको इन दोनों सूचियों को सुमेलित करना है। पटवारी जो प्री एग्जाम हुआ था 2016 में, उस एग्जाम में यह सवाल आपसे पूछा गया था। तो यहाँ एक तरफ त्रिवेणी संगम, एक तरफ नदियाँ, हमको इनको सुमेलित करना है। तो यदि हम बात करते हैं पहले त्रिवेणी की तो यह है बिगोद भीलवाड़ा में। तो जब हमने बनास नदी पढ़ी थी तब हमने बात की थी कि भीलवाड़ा के बिगोद में बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। तो यहाँ जो सही सुमेलित हो जाएगा बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम। उसके बाद बेणेश्वर डूंगरपुर, तो बेणेश्वर डूंगरपुर जहाँ पर एक गांव है नया टापरा, और उस नया टापरा गांव में सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। आदिवासियों का कुंभ मेला यहाँ पर बढ़ता है प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को। ये हमने नदियों में अच्छी तरह से इसकी बात की है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर जहाँ पर चंबल, बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है, ये हमने बात की थी चंबल नदी के अंतर्गत। और राजमहल टोंक जहाँ पर बनास, खारी और डाई नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। तो ये हमने सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित किया है। अगला सवाल जो महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 में पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर हमको 4 नदियाँ दी है, हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सी नदी सहायक नदियाँ नहीं है, लूणी की सहायक नदी नहीं है। तो हमने जब नदियाँ पढ़ी थी हमने प्रत्येक अपवा तंत्र की अलग अलग चार्ट बनाए थे नदियों के, और मैंने कहा था आप इन चार्ट को अच्छी तरह से याद करें कि यहाँ पर सीधा सवाल पूछा जाएगा इस अपवा तंत्र की नदी कौन सी नहीं है, इस नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो देखें यहाँ पर 4 नदियों में से जोजरी नदी, तो यह लूणी की सहायक नदी है। नागौर में पोंडलू गांव की पहाड़ियों से जिसका उद्गम होता है, और हमने ये भी कहा था कि यह लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो इसमें दाईं ओर से आके मिलती है, और एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं आती। फिर सुकड़ी नदी, तो पाली में देसुरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम था, और जालोर में इस पर बांकली बांध बना हुआ था, तो ये भी लूणी की प्रमुख सहायक नदी है। गुहिया भी लूणी की प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन जो मंथा नदी है यह नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है, यह आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है। जो हमने देखा था
कि जयपुर में मनोहरपुरा के निकट बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह सांभर झील में गिरती है। तो मंथा नदी जो है यह लूणी की सहायक नदी नहीं है। उसके बाद साबी नदी का एक सवाल पूछा गया है कि साबी नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो हमने आंतरिक प्रवाह की जब नदियां पढ़ी थी उस समय साबी नदी की हमने बात की थी कि जयपुर जिले में सेंवर की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और आंतरिक प्रवाह में एकमात्र नदी है जो हरियाणा में जाकर विलुप्त होती है। जो पटौदी गांव था हरियाणा का, वहाँ यह विलुप्त होती है और जयपुर में इसके किनारे पर एक सभ्यता स्थल जोधपुरा भी स्थित है। तो साबी नदी का उद्गम जयपुर जिले में सेंवर की पहाड़ियों से। 3rd ग्रेड टीचर जो एग्जाम भर्ती परीक्षा थी 2013 में, उसमें यह सवाल आपसे पूछा गया था। तो चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला एक सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है और कुछ अलग तरह का एक सवाल है कि चंबल नदी घाटी में निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है। हमारे सामने यहाँ पर 4 नदियाँ दी है। हमको ये देखना है कि यह नदियाँ प्रवाह की दृष्टिकोण से पूर्व से पश्चिम इन नदियों का सही क्रम क्या रहता है। तो यदि हम इन चारों नदियों में बात करते हैं, चारों ही नदियाँ चंबल नदी घाटी की नदियाँ हैं और हम यदि मैप के माध्यम से इनको समझें तो राजस्थान का पूर्वी भाग और इस पूर्वी भाग में यहाँ से प्रवाहित होती है चंबल नदी। अब चंबल नदी में खमनोर की पहाड़ियों से आकर सवाई माधोपुर में मिलती है बनास नदी। मध्य प्रदेश से आकर यहाँ मिलती है काली सिंध नदी और मध्य प्रदेश से ही आकर यहाँ मिलती है पार्वती नदी। तो ये 4 नदियाँ हमारे सामने हैं, पार्वती, काली सिंध, चंबल और बनास। अब हमको इन नदियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पता करना है। तो हम देखेंगे कि इसका जो सही क्रम हो जाएगा तो सबसे पूर्व में यहाँ पर रहती है पार्वती नदी। पार्वती के बाद अगली नदी हो जाएगी काली सिंध। काली सिंध के बाद अगली नदी हो जाएगी चंबल और सबसे पश्चिम में इन नदियों में हो जाएगी बनास नदी। तो इस तरह का जो पैटर्न है, यह पैटर्न भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। जैसा कि 3rd ग्रेड 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह सवाल आपसे पूछा गया था। तो आपको हमने जब नदियाँ पढ़ी है तो हमने सभी नदियों को मानचित्र के माध्यम से इसलिए पढ़ा था कि ऐसा यदि सवाल आ भी जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकें। जिन विद्यार्थियों ने नदियाँ नहीं पढ़ी है तो पिछले वीडियो को अवश्य देखें जहां हमने मानचित्रों के माध्यम से नदियों को अच्छे से समझा था। अगले सवाल की बात करें जो RS प्री 2003 में पूछा गया था। यह सवाल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। तो साथियों चंबल नदी जो है यह नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करने वाली नदी है। हमने चंबल के अंतर्गत पढ़ा भी था इसको कि यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है और राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करने वाली नदी भी है। चलिए अगला सवाल एक और महत्वपूर्ण सवाल, एक अलग पैटर्न का सवाल है, समझें इस सवाल को। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। यानी हमें यहाँ पर 4 संभाग दिए गए हैं, हमें इन 4 संभाग में पता करना है कि कौन से संभाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही अपवा तंत्र की नदियाँ मौजूद है। तो यदि हम जयपुर संभाग की बात करते हैं तो जयपुर संभाग के अंतर्गत हमको कांतली नदी मिलती है, यहाँ हमें साबी नदी मिलती है, मंथा नदी मिलती है, बाणगंगा मिलती है। तो वो जो नदियाँ हैं वह बंगाल की खाड़ी में है और साथ ही साथ आंतरिक प्रवाह में है। जयपुर संभाग में कोई भी नदी अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदी नहीं है। बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत घग्गर नदी रहती है, एकमात्र नदी वहाँ पर महत्वपूर्ण है और घग्गर जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय अपवा की कोई नदी नहीं है। यदि हम बात करें जोधपुर संभाग की
तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत जो नदियां हैं वे नदियां अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं। यहाँ पर कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग में हमको दोनों ही अपवाह तंत्र की नदियां मिलती है। यदि हम बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर माही नदी है। उदयपुर की हम बात करें तो साबरमती नदी है। तो साबरमती और माही नदी ये दोनों ही अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। साथ ही साथ यदि हम बेड़च नदी की बात करें जो उदयपुर से निकलती है, बनास नदी की हम बात करते हैं, तो ये जो नदियां हैं जो राजसमंद से निकल रही है, उदयपुर से निकल रही है और ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो इन 4 संभागों में से उदयपुर संभाग में यहाँ हमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय दोनों ही अपवाह तंत्र की नदियाँ मिलती हैं। तो ये पटवार एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था। आपको इस तरह के सवाल भी एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल फिर से हमारे सामने है। यहाँ पर हमको 2 सूची दी गई है। उस सूची में एक तरफ बांध दिए गए हैं, एक तरफ 4 जिलों के नाम दिए गए हैं और हमको इन सूचियों को सुमेलित करना है। RAS प्री 2015 में यह सवाल आपसे पूछा गया था। तो यहाँ जो हमारे पास 4 बांध है, हमको इन 4 बांधों को उसके सही जिले के अनुसार सुमेलित करना है। तो पहले हम बात करते हैं बाकली बांध की। तो बाकली बांध जो है यह बांध जालोर जिले में स्थित है और नदी का नाम था सूकड़ी। तो बाकली बांध सूकड़ी नदी पर जालोर जिले में बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने सोम कमला अंबा की बात की थी। तो सोम नदी पर यह बांध डूंगरपुर जिले में है। मोरेल बांध की बात की थी तो मोरेल बांध मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर जिले में है। और जाखम बांध की हमने बात की थी तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध जो प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर स्थित है। तो यहाँ बांध और जिलों की जो सूचियाँ हैं उसको हमने सुमेलित किया है। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला एक और महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है। यहाँ हमको चंबल के 4 बांधों के नाम दिए गए हैं। LDC एग्जाम 2014 में जो हुआ था RPSC का, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि उद्गम से मुहाने की ओर चंबल के बांधों का सही क्रम क्या है। अब यहाँ ध्यान देना आपको, यह कह रहा है उद्गम से मुहाने की ओर, यानी जब चंबल नदी जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है तो जनापाव की पहाड़ियों से निकलकर जब यह यमुना नदी में मिलती है तो इसके बांधों का सही क्रम क्या रहता है। तो जब हमने चंबल नदी पढ़ी थी तो हमने बात की थी कि चंबल जब जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है तो उस समय उसमें सबसे पहला बांध जो रहता है वह रहता है गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। तो यहाँ पर इस क्रम में जो पहला बांध आ जाएगा वो आ जाएगा गांधी सागर, मंदसौर मध्य प्रदेश में। गांधी सागर के बाद चित्तौड़गढ़ में जब आते हैं तब यहाँ पर दूसरा बांध रहता है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, तो यहाँ दूसरा बांध हो जाएगा, यह हो जाएगा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के बाद तीसरा बांध जो इस पर रहता है वह रहता है जवाहर सागर। तो इस क्रम में तीसरा बांध जवाहर सागर, बोरावास गांव कोटा में। और अंतिम जो चौथा बांध है वह चौथा बांध कोटा शहर के निकट जिसका नाम हो जाएगा कोटा बैराज। तो यहाँ पर इस क्रम में जो चौथा बांध हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा बैराज। तो यहाँ पर सवाल उद्गम से मुहाने की ओर चंबल के बांधों का सही क्रम, तो ये हमारे पास इन बांधों का सही क्रम है। अब आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि चंबल नदी के मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम क्या है। तो मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल जूनियर इंजीनियर JEN भर्ती परीक्षा 2016 में ये पूछा गया था कि साबरमती नदी की सहायक नदियों का सही युग्म कौन सा है। तो यहाँ हमें 4 युग्म दिए हैं, उसमें अलग अलग नदियाँ दी है। हमें यहाँ पता करना है कि इनमें से कौन सा युग्म साबरमती की सहायक नदियों का सही युग्म है। तो यदि हम बात करें पहले युग्म की
तो यहाँ पर जो नदी दी गई है अनास, तो अनास जो है यह माही की सहायक नदी है। इसका मतलब यह युग्म साबरमती की सहायक नदियों का नहीं है। दूसरे युग्म की बात करें तो यहाँ पर वाकल, सेई और हथमती, तो ये तीनों ही नदियाँ साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। हमने साबरमती नदी में इसको अच्छे से पढ़ा है। अगले युग्म की बात करें तो यहाँ पर कोठारी नदी है, तो कोठारी बनास की सहायक नदी है। फिर अगले युग्म में जाएं तो यहाँ पर हथमती तो साबरमती की है, लेकिन खारी और मिनाल ये साबरमती की सहायक नदियाँ नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वाकल, सेई और हथमती, ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ गया है। यहाँ हमें फिर से सुमेलित करने को ये कह रहा है। यहाँ एक तरफ 4 बांधों के नाम दिए हैं, एक तरफ 4 नदियों के नाम दिए हैं। हमें पता करना है कौन सा बांध कौन सी नदी से संबंधित है। तो यदि हम बात करते हैं नारायण सागर बांध की, तो नारायण सागर बांध जो है वह अजमेर ज़िले में है और यह अजमेर ज़िले में खारी नदी पर बना हुआ है। तो जब हमने खारी नदी की बात की थी जो राजसमंद में बिजराल गांव की पहाड़ियों से आती है, इस पर अजमेर में नारायण सागर बांध बना है और यह नारायण सागर बांध अजमेर का सबसे बड़ा बांध है। इसको अजमेर ज़िले का समुद्र भी कहते हैं। तो नारायण सागर बांध खारी नदी पर हो जाएगा अजमेर ज़िले में। जसवंत सागर की बात करें तो जसवंत सागर बांध जो है यह लूणी नदी पर जोधपुर ज़िले में बना है, जिसको हमने पिचियाक बांध भी कहा था। तो जोधपुर ज़िले में बिलाड़ा कस्बे के निकट यह बांध पिचिया गांव के समीप लूणी नदी पर बना है। फिर बात करें अपन गोसुंडा बांध की, तो गोसुंडा बांध जो है यह चित्तौड़गढ़ ज़िले का गांव है अप्पावास, और अप्पावास गांव के निकट यह बेड़च नदी पर बना हुआ है। और मोती झील बांध की बात करते हैं अपन, तो मोती झील बांध जो है यह रूपारेल नदी पर भरतपुर ज़िले में बना हुआ है। हमने बात की थी कि मोती झील बांध से एक नहर सुजान गंगा नहर निकाली गई है जो भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग तक आती है, जिससे भरतपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है। और मोती झील बांध को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ये सवाल जहाँ एक तरफ 4 बांध 4 नदियों के नाम और हमने इसको सही सुमेलित किया है। अगला सवाल जो सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम 2018 में और सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया था। सवाल यह दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में नहीं गिरती है। तो हमने जब आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ी थी तो हमने बात की थी कि राजस्थान की 4 नदियां आंतरिक अपवा की जो नदियां हैं जो सांभर झील में गिरती है, जिसमें रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मंथा। तो ये 4 नदियां थी जो सांभर झील में गिरती है। यहाँ पर जो कांतल नदी है यह कांतल नदी सांभर झील में नहीं गिरती है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलने के बाद यह झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटते हुए चूरू झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। तो सांभर झील में नहीं गिरने वाली जो नदी है वो हो जाएगी कांतली। अगला सवाल यहाँ दिया इन्होंने, निम्न में से कौन सी नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। तो जो हमारी पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने बाणगंगा और गंभीर नदियों के बारे में पढ़ा था। तो जो बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी को रुंडित नदी कहा जाता है, जिसको हमने अर्जुन की गंगा भी कहा था और इसको हमने ताला नदी भी कहा था। तो बाणगंगा नदी को हम रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल जो आया हमारा, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। हमें पता करना है कि इन चारों में से राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है। तो यदि हम बात करते हैं चारों नदियों की, तो ये अरावली पर्वतमाला अब अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। यह नदी है लूणी नदी। उसके बाद अलवर जिले की थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर जिले के कुशलपुर गांव के निकट विलुप्त होती है। यह नदी है रूपारेल नदी।
उसके बाद राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है, यह है कोठारी नदी। और करौली जिले की सपोटरा तहसील की पहाड़ियों से, सपोटरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिलती है, यह नदी है कालीसिल नदी, कालीसिल नदी। तो इन चारों में से लूणी नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूणी नदी। रूपारेल नदी पूर्वी भाग में है, कोठारी नदी ये भी अरावली के पूर्व में है, कालीसिल नदी ये भी अरावली के पूर्व में स्थित है। तो ये सवाल आपको विभिन्न पैटर्न के मिले हैं यहाँ पर। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास हुई है, इस क्लास के अंतर्गत हमने अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जो पिछले कुछ एग्ज़ाम हुए हैं उसमें नदी संबंधी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे, तो हमने कोशिश ये की है कि अधिक से अधिक पैटर्न को इसमें शामिल किया जाए, और हमने उसकी एक विस्तार से व्याख्या सहित उन प्रश्नों को हमने हल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आई होगी। आपने जो अपने आंसर कॉपी में लिखे हैं, अब आप उसे काउंट करें कि आपके 20 में से कुल कितने सवाल सही हो रहे हैं, और जो सवाल आपके गलत हुए हैं तो आप पता करें कि वो सवाल गलत क्यों हुए हैं, और आप उन कमियों को दूर करते हुए अगले जो प्रश्नोत्तरी होने वाली है उसमें आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करें। अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। तब तक आप हमारे इन वीडियोस को लगातार शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, अधिक से अधिक मित्रों तक इन क्लासेस को आप ज़रूर पहुंचाएं। अगली क्लास तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।